फटाफट रिवाइज करते हैं हम। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। सही है। और इसका उल्टा फोर्स कौन सी हो गई? नॉन कंजर्वेटिव, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, किस रास्ते से गए हो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा विस्कस फोर्स और तीसरा एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पानी में आपने क्या किया, एक बॉल को डाल दिया, ठीक है, पानी के अंदर डुबो के ऐसे रिलीज कर दिया, क्या होगा? वो बॉल नीचे जाएगी, भारी बॉल है फॉर एग्जांपल, वो नीचे जाएगी, तो बोलो जैसे जैसे वो नीचे जाएगी एयर जो पानी का फोर्स होगा वो क्या लगेगा? उस पर ऊपर लगेगा ना, वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, पानी को हटा हटा के जाने की कोशिश करेगा और पानी उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है, दैट इज विस्कस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। मान लो आप स्मूथ रोड पे चल रहे हो, ठीक है, 20 स्पीड से चल रहे हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड होते हुए जा रहा है स्मूथ सरफेस पे, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाएगा अगर उसको लगातार पुश नहीं किया जाएगा तो, यस और नो? तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। सही है, एयर रेजिस्टेंस, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स, तीन फोर्स याद हो गई ना? ठीक है भाई, ओके। क्लोज पाथ पे कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 और नॉन कंजर्वेटिव का नॉन 0, ठीक है ना, पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ओके। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस क्या होती हैं? कंजर्वेटिव। कांस्टेंट फोर्स भी क्या होती हैं? कंजर्वेटिव। पोजीशन डिपेंडेंट और कांस्टेंट फोर्स, ये ध्यान रखना है दोनों के दोनों। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स के ही पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस होते हैं। जैसे जैसे फोर्स वर्क करेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज। मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो जाएगा? बोलो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई? ओके। फिर इलास्टिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होता है? एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? जब उसको दबाया जा रहा है या उसको खींचा जा रहा है जबरदस्ती, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर उसका क्या होता है भाई? वर्क डन। ठीक है भाई। और एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा वो कहां चला जाएगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है बात? बोलिए भाई। ठीक है, तो बोलो डब्ल्यू स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? ये भी हमने पढ़ लिया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ईदर इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सही है भाई, ये फॉर्मूला याद हो गया था हमारा, ये नॉट इक्वल टू हटा के इक्वल टू कर लिया था। ठीक है, अब टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स कैसे टेस्ट करें, कैसे पता करें कि भाई फलानी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नहीं? तो आप क्या करिए, जो फोर्स है, जो फोर्स अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करिए पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए। लेकिन पहली बार में आप क्या करिए, पहला रास्ता चुनिए और दूसरी बार में आप दूसरा रास्ता चुनिए, दोनों पे वर्क डन निकालिए और अगर दोनों का वर्क डन क्या आ जाए? सेम, वर्क डन ऑन पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन पाथ 2, तो वो फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव। सही है भाई, कोई दिक्कत भाई? ठीक है, सेकंड टेस्ट क्या कर सकते हैं आप कि पार्टिकल को यहां से चलाना शुरू करो और वापस यहीं पे ले आओ, जो फोर्स अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हुए यहां से चलाओ और वापस यहीं ले आओ। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो बोलो डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बोलो वर्क डन ऑन क्लोज पाथ होना तो चाहिए 0। अगर 0 है तो कंजर्वेटिव और अगर 0 नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव। सही है भाई, कोई दिक्कत भाई? बिल्कुल सिंपल है। बेसिकली आपको एग्जांपल से याद रखना है। एग्जांपल से क्या याद रखना है? कांस्टेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, दे आर ऑल कंजर्वेटिव एंड एनर्जी लॉस करवाने वाला, देख लो, एनर्जी लॉस करवाने वाला नॉन कंजर्वेटिव। कोई दिक्कत? अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। गिने चुने 3-4 जो रूल होते हैं ना फिजिक्स में, कि भाई जिनके दम पे आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी या वीक होगी। एक तो लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी खासकर सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा है ये वाला, क्या है ये? वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसे ही आपके आगे चल के आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल्स हैं। ठीक है, क्लासिकल वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लासिकल वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है
कि दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हैं, दुनिया में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, अगर वो सारे मिलके भी किसी ऑब्जेक्ट पे काम करें, जितनी भी फोर्सेस है सारी एक ऑब्जेक्ट पे लगने लग गई, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकती हैं? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती हैं और वो उसका कुछ नहीं कर सकती। क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर दुनिया में कोई फोर्स है, दुनिया में जितनी भी फोर्स हैं, सारी की सारी फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगने लग गई, कुछ काम करेंगी वो जो काम करेंगी वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा, बस, और कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिला के क्या करना है? सारी फोर्सेस का वर्क लिखो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिख दो, और चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। सही है? इमेजिन करिए आपने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, आप आए, आपने उसको धक्का मारना चालू किया, स्मूथ सरफेस पे आपने धक्का मारना चालू किया, आपने कुछ एनर्जी स्पेंड कर दी, आपने कुछ वर्क कर दिया, वो वर्क क्या कर रहा है? उस सिस्टम की, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। अगर आपका वर्क पॉजिटिव है, सोचिए, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बेसिक स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, डब्ल्यू, ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? क्या करेगा भाई? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है। डेल्टा मतलब चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सही है? अब बताओ, अगर ये पॉजिटिव है, सारी फोर्सेस ने मिलकर पॉजिटिव काम किया है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये बड़ा और ये छोटा होगा। ये सब है ना? तो बोलो, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से बड़ी है, मतलब वर्क पॉजिटिव हुआ है, और अगर वर्क पॉजिटिव हुआ है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से बड़ी होगी। समझ में आया? सोच के देखो, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है, तभी तो वर्क पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यस और नो? तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। समझ में नहीं आया? क्लियर होगी बात? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है। सारी फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू, पूरा बोलो, इधर से बोलना चालू। क्या? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सही है भाई? फीलिंग आई कुछ कुछ? ठीक है। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऑल फोर्सेस कौन सी फोर्स है भाई? जितनी भी हमने सोची समझी पढ़ी है आज तक, सारी फोर्सेस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एनर्जी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, सारों को मिला दो, सारों को मिला दो, सबको यहां लिख दो। तो सर एक आपने गलती नहीं कर दी यहां पे, देखना ध्यान से, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा आपने, आपने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो लिखा ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो सकती है। जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उससे एसोसिएटेड एक कंजर्वेटिव फोर्स होगी, उसका वर्क डन यहां ऑलरेडी आ चुका है। सही है? तो यहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस मतलब सब, सारी फोर्सेस लिखना, आधी अधूरी छोड़ मत देना। सारी फोर्सेस जितनी भी है पहले फोर्सेस लिख दो कि हाँ ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, उनका वर्क डन लिख दो, ऐड कर दो सबको, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिख दो। समझ में नहीं आया? सही है? अच्छा, अब इसी में और भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेसिक सी चीजें हैं। वैसे तो इंटरेस्टिंग है, क्या है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई
तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होगा? जीरो। सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हुआ, और ये चेंज नहीं हुआ तो इनका सबका सम क्या है? जीरो ही तो है। अच्छा सर, आप कह रहे थे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी का लॉस करवाती है। हाँ करवाती है, क्योंकि वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन लगती है हमेशा। इमेजिन करो काइनेटिक फ्रिक्शन, मैं ऑब्जेक्ट को उधर लेके जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर, उधर जा रहा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। मोशन से ऑपोजिट लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। सही है। अच्छा ऐसे ही एयर रेजिस्टेंस है, जब मैं इधर जा रहा हूं तो एयर रेजिस्टेंस ऐसे लगेगी, मतलब मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, नेट वर्क डन जीरो होगा। अच्छा अगर मैं इधर आ रहा होता तो उधर लगती एयर रेजिस्टेंस, तब भी वर्क डन क्या होता? जीरो। इमेजिन करिए आप पानी में एक बॉल, आपने पानी में हाथ डाला, एक बॉल है आपके पास, आप उस बॉल को पानी में ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जब आप बॉल को आगे पुश कर रहे हैं तो विस्कस फोर्स पीछे लग रहा है, जब आप बॉल को पीछे मूव कर रहे हैं तो विस्कस फोर्स आगे लग रहा है, मोशन के ऑपोजिट लग रहा है, मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, तीनों केस में हो गया ना, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव। सही है। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव हो जाए, लेकिन हाँ पूरे सिस्टम पे नेगेटिव। समझ में आया? फीलिंग आ रही है ना कुछ कुछ? ठीक है, तो सारी फोर्सेस का वर्क डन इक्वल होगा। अब अंग्रेजी में पढ़ लो। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यही बात पढ़ी है हमने। ठीक है, ओके। ये देखिए भाई, W टोटल क्या लिखेंगे भाई? इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू क्या होता था? एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दिया था दोनों साइड, तो बोलो ये टोटल वर्क बन गया, और ये इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स हो गया, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। सही है। अब मैंने क्या किया? मैंने एक फॉर्मूला यूज किया। क्या भाई? ये क्या है? टोटल वर्क डन, और ये क्या है? फोर्सेस। ठीक है, उनका सबका वर्क डन की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो बोलो फोर्स के लिए मैंने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v dv बाय dx। सही है, तो मैंने इसको लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, और dx ये यूं का यूं था। बोलो dx से dx कट जाएगा, क्या बचेगा? mv dv। यहां पे वेरिएबल था x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाज द वेरिएबल, तो लिमिट भी किसकी लगती थी? डिस्प्लेसमेंट की, है ना। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये। बोलो यहां पे ये कट गया। नाउ हु इज द वेरिएबल? वेलोसिटी। तो लिमिट क्या लग जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। मास कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्या बनेगा? v dv। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट vi, अपर लिमिट v फाइनल, v इनिशियल v फाइनल। बोलो v की जगह vf रखो, क्या आ जाएगा? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बोलो 2 बाहर निकल गया था, 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। सही है, ओपन करो। m 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, टोटल वर्क डन क्या आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आ गया। सही है, मैथमेटिकली डिराइव हो गया तो सही ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो W टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा W टोटल को एक्सपेंड करते हैं अब। W टोटल मतलब टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारी फोर्सेस को मिला के जो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, टोटल 3 मेन कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्या क्या भाई? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, जितने भी कंजर्वेटिव है सबका वर्क डन आ जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन आ जाएगा, एक्सटर्नल का वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट है ना वो कंजर्वेटिव में गिना जाएगा ना ही वो नॉन कंजर्वेटिव में गिना जाएगा, वो एक्सटर्नल है, हमें पता नहीं उसका नेचर कैसा है, तो हम उसको अलग से लिखते हैं। सही है, ओके। अब बताइए कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। बोलिए भाई क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। ठीक है, अब मैं इसको उठा के पूरी टर्म को उठा के इधर ले आऊं, क्या बन जाएगा बताना? U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, उधर जाके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
ठीक है, लिखते हैं उसको, क्या आएगा बताना, उसको उठा के इधर ले आओ, के एफ माइनस के आई, और ये पूरा नेगेटिव का क्या आ जाएगा, प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसा आ जाएगा। बोलो फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल, क्या लिख दूं, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल हो गया, माइनस इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल। सही है, इसको कैसे लिख देंगे, देखो इसको लिख देंगे, देखो ऐसे, ये इधर चला गया, W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू ये माइनस ये, इसको लिख दिया मैंने, देखो नहीं फाइनल, ये इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल को मिलाकर क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। सही है, तो बोलो अब क्या बन गया हमारा, इसी का एक स्पेशल केस बन गया, क्या भाई, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं भाई, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को मिला के। अब मैंने आपको जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले चेक करो कि कोई बाहर से फोर्स तो नहीं लगा रहा है, अलग से सिस्टम रखा हुआ है, बाहर से कोई एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई भी एनर्जी का लॉस करवाने वाला नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह कोई नहीं है, विस्कस फोर्स कोई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वो इसी बात पे आधारित था, कैसे कि भाई देखो अगर एक्सटर्नल एजेंट है ही नहीं तो उसका वर्क डन जीरो, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो उसका वर्क डन भी जीरो। अगर ये दोनों जीरो हो गए तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, है ना, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब फाइनल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों लोग नहीं हैं तो इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं हो जाएंगे, यस और नो। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ये दोनों नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है, ये दोनों नहीं है तो इसी का क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको, सिर्फ ये दो लोग ही ऐसे हैं, सिर्फ ये दो लोग ही ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, है ना भाई, ये दोनों ही लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अगर इन दोनों ने काम नहीं किया तो मैकेनिकल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी रहेगी, और अगर इन्होंने काम किया तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि हमेशा ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब मैं आराम से यहां खड़ा हूं, ठीक है, यहां खड़ा हूं, अब मैं भागने लग गया, ठीक है, क्या हुआ, एनर्जी मेरी इंक्रीज नहीं होगी, बोलो मैं सेम लेवल पे दौड़ रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। कहां से आ गई है काइनेटिक एनर्जी, सामने वाले को जवाब नहीं आएगा, जैसे आप देख रहे हो देख रहा है ना भाई, कहां से आ गई एनर्जी, आप तो कहते हैं एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते सर, एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो सकती, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद में काइनेटिक एनर्जी आ गई, कहां से आ गई, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट हो रही है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, इट इज बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। सही है, एंड दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ माई बॉडी। सही है, अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं जंप करता हूं तो बोलो अभी मेरी एनर्जी जहां से जंप कर रहा हूं यहां पे जीरो है, मैं कुछ हाइट पे जंप करूंगा 1 फुट 2 फुट, ठीक है, वहां पे कुछ मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कहां से आ गई पोटेंशियल एनर्जी, मेरी बॉडी ने कुछ एनर्जी खर्च की है, और वो जो एनर्जी खर्च की है दैट इज बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, जो बॉडी के फोर्सेस हैं दे आर नॉन कंजर्वेटिव। गाड़ी आराम से खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट करके आप चलाने लग गए, कहां से आ गई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी सेम लेवल पे चल रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं, काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, उसके अंदर पेट्रोल बर्न हो रहा है, और पेट्रोल की बर्निंग क्या है, नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी है। समझ में नहीं आया, फीलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं भाई, सही है, ये तो हो गया नॉन कंजर्वेटिव की बात। या सर गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, किसी ने धक्का मार दिया तो भाई उस गाड़ी के लिए
एक्सटर्नल एजेंट का काम कर रहा है, धक्का मारने वाला है ना, एक्सटर्नल एजेंट है ना भाई। आगे पीछे से धक्का मार रहा है तो गाड़ी चल रही है। बोलो इसने पॉजिटिव वर्क किया, मोशन उधर है, फोर्स उधर है, पॉजिटिव वर्क है तो बोलो मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना। यही कहना चाह रहा हूं। फीलिंग आई? फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। आईआईटी जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था। आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। उसमें बोलता है कि एक बहुत बड़ा सा ना पानी का या किसी लिक्विड का एक बहुत बड़ा कंटेनर है, बहुत लंबा, कैसे बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे 2 लीटर की बोतल होती है ना, ऐसे वो बहुत ऊंची बहुत बड़ी बोतल है। उसके अंदर क्या किया, एक लोहे की बॉल ऐसे ड्रॉप कर दी, लोहे की बॉल ड्रॉप की, वो पानी के अंदर नीचे जाएगी। आपको बताना है मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजेस, मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीजेस, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इनसफिशिएंट डेटा। 4 ऑप्शन है, क्या होगा? अरे वो नीचे भी तो जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वो नीचे जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी भी ना उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो आ रही है। तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या घटेगी या बढ़ेगी, या कुछ नहीं कह सकते। आपने सोचा ही नहीं। जब वो नीचे जा रही है बॉल पानी में, लिक्विड में, तो उस पर विस्कस फोर्स लग रहा है। विस्कस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी लॉस करवाता है। कौन सी एनर्जी का? मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करवाता है, यानी कि एनर्जी डिक्रीज होगी। इस साल नीट में पूछ सकता है क्वेश्चन, इस साल नीट में पूछ सकता है और अगले साल में पूछ सकता है। 3 के 4 नंबर चाहिए तो याद रख लेना, नहीं चाहिए ठीक है। बहस में इसको बढ़िया करियर है, ठीक है। क्लियर हो गई बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, ओके। और जो सडन फोर्सेस होती है ना, बहुत सडन, ठीक है, जैसे मान लो फुटबॉल रखी है, मैं भाग के जाके इसको लात मार दूं, तो वो बहुत थोड़े से टाइम में ही बहुत हाई स्पीड पकड़ लेगी। उन फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनके नेचर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जो नॉर्मली फोर्सेस हम देखते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड कंसिडरेबल होता है। जब मैं किसी बॉल को किक कर रहा हूं, किसी चीज को हैमर कर रहा हूं, तो वहां पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत बहुत ज्यादा लार्ज, ठीक है। उनको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्सेस आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। इंपल्सिव फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, वो मोमेंटम को चेंज करते हैं। सारी फोर्सेस का वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इंपल्सिव फोर्सेस कुल मिला के क्या करती है, मोमेंटम चेंज करती है, वही है और कुछ नहीं। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी थ्योरी एट ऑल टाइम्स याद होनी चाहिए। अगर वो याद है देन यू आर वेरी गोइंग टू बी वेरी गुड इन दिस चैप्टर। अगर आपको ये थ्योरेटिकल बातें याद नहीं है, आप यही भूल गए स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, मैं बार बार बोलूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, तो आपको याद होनी चाहिए। सही है, कोई दिक्कत भाई? वर्क डन बाय फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में वर्क डन क्या होता है? तो आपको अगर फोर्स दे दिया जाए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, मतलब जो फोर्स है टोटल उसके 3 कंपोनेंट्स। अभी तो हम सिंगल डायरेक्शन तक की बात कर रहे थे, मल्टीपल डायरेक्शंस आ गई हैं। एक फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब उसका एक एक्स कंपोनेंट है, उसका एक वाई कंपोनेंट, उसका जेड कंपोनेंट, आई जे के साथ लिख दिया। उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक डीएस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो लेट्स से इस डायरेक्शन में है। अब इस फोर्स का, तो इस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट एक्स में है, एक वाई में है और एक जेड में है, तो हमें तीनों कंपोनेंट्स को लिखना पड़ेगा। dx i कैप, या एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, z डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्किंग कितना होगा? मैं कहता हूं जनरल फॉर्मूला क्या है, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, dw। इस फोर्स की वजह से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो छोटा सा वर्क क्या होगा, dw इज इक्वल टू f डॉट ds, है ना। एक क्वेश्चन भी काम कर रहे थे कल परसों, है ना, वो इसके ऊपर था, ठीक है भाई। तो बोलो dw क्या आ जाएगा, फोर्स लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, क्या कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होगा कि जब भी हम करते थे, बोलो क्या होता था, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये हो गया आपका लेट से a वेक्टर, या वेक्टर नंबर 1 बोलो, p वेक्टर बोल दिया मैंने। और ऐसे ही q वेक्टर है आपके पास, क्या है भाई, a2 i कैप प्लस b2 j कैप
प्लस C2 K कैप। तो बोलो ए P वेक्टर डॉट Q वेक्टर क्या होता था, बोलो I वाले का I वाले से, J वाले का J से और K वाले का K से डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो बोलो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस B1 C2। ये कैसे आया था, याद है ना। बोलो भाई इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो इसकी हर एक टर्म इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो बोलो जब ये और ये डॉट प्रोडक्ट में आएंगे तो बोलो I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, I का J के साथ, बोलो I कैप इधर है J कैप इधर है, परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, I का K से भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये खुद से ही बस चलेगा, है ना। A1 और A2 वाली टर्म ही आएगी, B1 और B2 वाली आएगी और C1 और C2, और ऑब्वियसली ये भी जो भी चीज आएगी क्या होगी, स्केलर होगी नेचर में, यस और नो। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट क्या आता है, स्केलर आता है। याद है ना चीजें ये, ठीक है ओके। तो अब बताइए fx i कैप dx i कैप, i वाले का i वाले से क्या आएगा, fx dx, सही है। fy dy और fz dz। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो x डायरेक्शन वाली फोर्स है उसकी वजह से जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें सिर्फ उससे मतलब है, x डायरेक्शन की फोर्स की वजह से y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका वर्क डन 0 होगा ना। बोलो भाई एक फोर्स है जो x डायरेक्शन में लग रही है, एक डिस्प्लेसमेंट है जो y डायरेक्शन में हो रही है, बोलो x डायरेक्शन की फोर्स का y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है क्या, लेना देना ही नहीं है। दैट मींस हमें x वाले के फोर्स के साथ x वाला ही डिस्प्लेसमेंट लिखना है, y वाले लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसे ही z वाला लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, सही है। तो fx dx fy dy fz dz, सही है। बोलो यहाँ पे x इज द वेरिएबल तो x की लिमिट लगेगी x1 से x2 तक, y की लिमिट लगेगी y1 से y2 तक, z की लिमिट लगेगी z1 से z2 तक, सही है। अगर ऐसा हो कभी कि fx fy और fz कांस्टेंट है तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, fx इंटीग्रेशन dx fy इंटीग्रेशन dy fz इंटीग्रेशन dz, सही है। बोलो dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, fx इंटू x2 माइनस x1 प्लस fy इंटू y2 माइनस y1 fz इंटू z2 माइनस z1। समझ में आया। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये तीनों कांस्टेंट हो, अदरवाइज जीरो लगेगा। समझ में नहीं आया, सही है ओके। ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या कर रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, सही है। फोर्स दे दिया आपको, बोलो क्या ये fx कांस्टेंट है, यस। क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या i कंपोनेंट के साथ, क्या j के साथ कोई कंपोनेंट वेरिएबल दिखाई दे रहा है, k के साथ कोई कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, वेरिएबल हो जो नहीं ना, यानी कि fx fy और fz कांस्टेंट है, यहाँ पे fx fy और fz कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। पार्टिकल कहां चला गया, डिस्प्लेसेस ए पार्टिकल फ्रॉम 1 3 6 टू 11 4 10, बोलो x1 x2 y1 y2 z1 z2, सही है ना। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, सिंपल सिंपल सी बात है। fx 2 इंटू x2 माइनस x1 11 माइनस 1 10 आ जाएगा, सही है, प्लस fy यानी कि 3 इंटू 4 माइनस 3 1, सही है, और fz यानी कि कितना था 1 इंटू 10 माइनस 6 4, इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा, सही है ना। फीलिंग आ रही है ना, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है ये भी, बस रूट वगैरह लगा दिया। क्या कह रहा है, कांस्टेंट है ये तीनों fx fy fz, x1 y1 z1 x2 y2 z2, फाइंड द वर्क डन fx dx plus fy dy plus fz dz। मुश्किल है क्या, अब ये देखो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप कांस्टेंट फोर्स है क्या, वेरिएबल है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधा नहीं लगेगा, यानी कि वर्क डन क्या आने वाला है, बोलो इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल fy dy प्लस fz dz का इंटीग्रेशन। लिमिट लगा दो पहले ही, बोलो कहां से कहां तक, x1 से x2 तक 1 से 3, फिर 1 से 9 है वो, ठीक है ओके ओके। fx कितना है भाई, फोर्स का x कंपोनेंट, ये तो x ही है, फोर्स का y कंपोनेंट x dx का इंटीग्रेशन आता है क्या, बहुत मुश्किल था ये तो, मुश्किल ना। क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दो फिर 1 से 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, सही है। y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा इसका आंसर, और फिर 1 से 6 लगा दो, 1 से, मुश्किल है क्या, बहुत इजी है ना। ये क्या है,
एक्स आई कैप प्लस जीरो डिस्प्लेसमेंट 0 0 0 से 4 3 7 तक वर्क डन बताना है। बोलो y की फोर्स ही नहीं है तो y का वर्क डन होगा क्या? फोर्स x डायरेक्शन में है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेंगे? x डायरेक्शन वाले देखेंगे। चाहो तो रख लो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड एफ वाई जीरो एफ जेड जीरो तो जीरो जीरो हो गया। वो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह एक्स रख दिया, एक्स डी एक्स, 0 से 4 आंसर आता है, खत्म 8। सही है भाई। अब देखो ये खेल खेल दिया आपके साथ। क्या बोल रहा? एफ एक्स एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप, आई कैप के साथ क्या लगा दिया? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है एक्स डायरेक्शन का फोर्स। कॉम्प्लिकेटेड सी फोर्स है, ये 0 0 है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। मैं कहता हूं W इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, इसको छोड़ो, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। बोलो एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स क्या है? वाई, बाकी सारे डी वाई। अब बताओ वाई डी एक्स, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या? भाई एक्स डी एक्स तो मैंने सॉल्व कर लिया था, यहां पे दो वेरिएबल हो गए है ना, दो वेरिएबल दे रखे हैं और इंटीग्रेशन दे रखा है, कोई सॉल्व नहीं कर सकता जब तक y में और x में रिलेशन ना पता हो, है ना। भाई क्या दिया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा? y की जगह एक्स स्क्वायर रख के हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रिलेशन दिया ही नहीं है तो हम इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। सही है, अगर दिया होता तो हम कर सकते थे। ठीक है, अब ये देखो ऊपर वाले क्वेश्चन वाली फोर्स है, एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस 0, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 1 1 से 2 2 तक अलोंग द लाइन। कौन सी लाइन पे? y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे चल रहा है। सही है, बोलो फोर्स क्या होगी? एफ एक्स डी एक्स है ना, एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, एफ वाई और वो सब 0 है। बोलो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? y, तो बोलो y dx। अब सर ये तो आपको पिछले वाला ही होगा, अरे y और x में रिलेशन है ना तो इसकी जगह x रख दो, y और x बराबर है, यहां पे x आ जाएगा x dx। x dx सॉल्व करना आता है, लिमिट है 1 से 2, x चेंज होती है 1 से 2 तक, तो 1 से 2 आ जाएगा, आंसर आ गया। समझ में नहीं आया? स्पेशल नोट, ठीक है। ये वही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है, ठीक है, ये इसके आगे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां तक पढ़ के आना, ठीक है, मैथ वालों के लिए बहुत जरूरी है ये वाला। इफ ए वेरिएबल फोर्स इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म, अगर एक वेरिएबल फोर्स गिवन है, दुखी हो गई है बहुत बैठे बैठे, है ना। इफ ए वेरिएबल फोर्स इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में एक वेरिएबल फोर्स गिवन है ना, जैसे ऊपर वाली थी, है ना, वाई आई कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये सब क्या है? वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में देते हैं। एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और एक्स वाई में कोई रिलेशन नहीं है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्क डन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे इसके ऊपर वाला केस था ना, एक्स वाई में रिलेशन नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही नहीं निकलेगा, कुछ स्पेशल केसेस में निकल सकता है, ठीक है। ओके, that the work cannot be calculated, it may be calculated if the equation for dw is reduced using results from differential equations। differential equation चैप्टर होता है 12th क्लास में मैथमेटिक्स में, कैलकुलस का लास्ट चैप्टर, वहां के रिजल्ट्स यूज करके हम निकाल सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। अगर वहां से हमारा कुछ रिडक्शन लग जाए, कुछ ऐसा फॉर्मूला लग जाए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि आपको कह दिया जाए d ऑफ एक्स वाई, सॉरी कह दिया जाए d ऑफ एक्स वाई क्या होता है? x dy प्लस y dx। सही है, ये अगर टर्म आपके सामने लिखी हुई है तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, सही है। ये यूज कहां होगा? ये आने वाले टाइम में यूज होगा। d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई है तो बोलो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये एज इट इज रख देंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा? 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई प्लस बोलो एक्स स्क्वायर यू का यू रख लो और y का डिफरेंशिएशन dy, सही है ना। यहाँ पे ये dx नहीं आएगा, हाँ 2x dx आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx और y यू का यू, और दूसरी बार में होगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर यू का यू और y का डिफरेंशिएशन dy। तो अगर ऐसा दे रखा है तो उसको हटा के ऐसा लिख सकते हैं, और फिर इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। ये कल आ जाएगा, कल नहीं आया कोई बात नहीं, ये मैं इसका एग्जाम्पल कल देता हूं, ठीक है।
क्लियर है भाई? आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो बताओ, 1 मिनट में रिवाइज कर ले फटाफट। वर्क एनर्जी थ्योरम भाई, टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का चल गया है ना? पहले दो अलग अलग पाथ से लेके जाओ, सेम है तो, नहीं है तो पूरे चक्कर में घुमा दो, 0 है तो, नहीं है तो, ठीक है। क्लासिकल वर्क एनर्जी थ्योरम, सारी फोर्सेज का अबॉर्शन क्या होता है, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, सही है, ओके। और वर्क डन बाय वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, है ना? इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अगर एक्स वाई में रिलेशन ना गिवन हो तो कैलकुलेट नहीं होगा, कुछ स्पेशल केसेस में कैलकुलेट हो जाएगा, डन, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार उसमें नीट वगैरह में पूछे गए हैं, तो इसके ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हम कल देखते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।